के दफ्तर पर बम से हमला हो गया है। इस कदर हमला हुआ दोस्तों कि चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल मच गया। अफरा तफरी जो है लोगों के बीच देखने सुनने को मिला। डर, खौफ, भय में लोग नजर आए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आरएसएस के दफ्तर पर पेट्रोल बम से अटैक किया गया। यही नहीं, कहा जा रहा है कि हमले में शामिल 2 लोगों को पुलिस ने पकड़ भी लिया है। इतनी मुस्तैदी से ये तमाम काम हुए हैं कि आपको इस रिपोर्ट में बताऊंगी और पूरी जानकारी दूंगी कि आखिर एकाएक करके आरएसएस के दफ्तर पर क्यों बम फेंक दिया गया। आरएसएस के दफ्तर पर लोगों को क्या दुश्मनी हुई कि इन लोगों ने आकर पेट्रोल बम का सहारा लिया और विस्फोट कर दिया, जिसके बाद पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंची और पहुंचकर हर एंगल से जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया, हर एंगल से। जी हाँ दोस्तों, अमूमन बहुत कम ऐसे मामले होते हैं जहां पर इतनी मुस्तैदी के साथ आरोपी भी पकड़े जाते हैं और सारे एंगल को खंगाल भी लिया जाता है। बहुत कम मामलों में ऐसा देखने सुनने को मिला है। यहाँ तो आजकल ये भी होता है कि अगर आप मजलूम है तो आपको ही आरोपी बना दिया जाता है, आप पर ही 4 मुकदमे रखकर जेल के अंदर डाल दिया जाता है और कई बार तो गंभीर मुकदमों में आपको जेल के अंदर सड़ना पड़ता है। लेकिन बात आरएसएस की है तो आरएसएस जो कि इस देश में पता नहीं कौन सा संगठन है, क्या संगठन है, देश के प्रति उनकी क्या जवाबदेही है, जहां पर मोहन भागवत को Z+ सिक्योरिटी मिल रही है। और कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे ने तो आरएसएस के फंडिंग पर सवाल भी पूछे, लेकिन आरएसएस वालों ने क्या जवाब दिया, मोहन भागवत ने क्या जवाब दिया कि वो जवाबदेही नहीं है। आरएसएस के तो बहुत सारे फंडिंग होते हैं, बाकी और संगठनों के फंडिंग पर विदेशी फंडिंग बोल बोल कर रोक लगा दिया जाता है, जेल की सलाखों के पीछे उन लोगों को डाल दिया जाता है। लेकिन आरएसएस वालों के साथ ऐसा नहीं है। आरएसएस वाले कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। आलिशान दफ्तर भी भाजपा के शासन में दिल्ली में बन चुका है। 5 स्टार होटल से ज़्यादा अच्छा दफ्तर दिल्ली में आपने देखा ही होगा। कई 100 कमरों का कार्यालय खड़ा कर दिया गया है। तो सब कुछ बीजेपी के शासन में आरएसएस को जो भली भांति ये फल फूल रहे हैं, क्या कर रहे हैं देश के प्रति, ये भी किसी को नहीं पता, किसी को नहीं मालूम कि ऐसा क्या योगदान दिया है 70-75 सालों में कि आरएसएस का गुणगाथा गाया जाए। 100 साल पर तो जश्न मन रहा था। खैर, आपको बता दूं कि इससे पहले अभी आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जब ट्रेन से सफ़र कर रहे थे तो उनके ट्रेन पर पत्थर से अटैक हुआ था, पत्थर बरसाए गए थे। उस टाइम पर भी पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया था और अब भी पुलिस ने पकड़ लिया है। दरअसल दोस्तों, रांची के निवरानपुर स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक कार्यालय पर पेट्रोल बम से हमले के मामले में पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की और बड़ी सफलता भी हासिल की है। घटना को अंजाम देने के बाद फरार हुए दोनों आरोपियों को एसआईटी ने बुधवार की देर रात गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार आरोपी स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस से भागने की कोशिश भी कर रहा था। पहले उन्हें कोडरमा जंक्शन पर चिन्हित किया गया, लेकिन तब तक ट्रेन खुल चुकी थी। इसके बाद पुलिस टीम ने जल्दबाजी दिखाते हुए, फुर्ती दिखाते हुए रफीकगंज स्टेशन पर ट्रेन रुकवाकर दोनों को उतारा और हिरासत में ले लिया। फिलहाल पुलिस दोनों से गहन पूछताछ कर रही है, जिससे मामले में नए खुलासा होने की संभावना जताई जा सकती है। दोस्तों, देर रात पेट्रोल बम से आरएसएस के दफ्तर पर हमला हुआ, जिसके बाद सीसीटीवी में वारदात कैद हुई। ये पूरी घटना मंगलवार देर रात 12:30 बजे की है, जहां पर सीसीटीवी फुटेज के अनुसार 2 युवक कार से कार्यालय के पास पहुंचते हैं और कुछ दूर पर वाहन खड़ा कर देते हैं। इसके बाद वो पैदल कार्यालय परिसर तक आते हैं और पेट्रोल से भरी कांच की बोतलों में आग लगाकर उन्हें अंदर फेंक दिया। पहली बोतल रात 12:38 पर फेंकी गई, जबकि दूसरी करीब 1 मिनट बाद बोतल जो है उसी दफ्तर पर फेंका गया। एक बोतल छत पर गिरकर टूट गई, जिससे पेट्रोल फैल गया और आग की लपटें जो है उठी, लेकिन आसपास ज्वलनशील सामग्री नहीं होने के कारण आग खुद बुझ गई। दूसरी बोतल प्रवेश द्वार के पास गिरी, लेकिन उसमें आग नहीं लगी।
बुधवार की सुबह घटना की जानकारी मिलते ही आरएसएस कार्यकर्ता और भाजपा नेता मौके पर पहुंच गए और पुलिस प्रशासन भी सक्रिय हो गई और देखते ही देखते माहौल जो है पूरी तरीके से गर्म हो गया। लोगों में दहशत हो गई, डर का माहौल फैल गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए दोपहर करीब 3 बजे एनआई की 3 सदस्यीय टीम भी मौके पर पहुंची और टीम ने बंद कमरे में प्रचारकों के साथ बैठक की। फिर घटनास्थल का जायजा किया, छत तक जाकर टूटे हुए बोतलों के टुकड़े की जांच की और नमूना इकट्ठा करके वो वहां से निकले। करीब 3:50 पर टीम जो है वहां से गई है। हालांकि आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। इधर नेता प्रतिपक्ष समेत कई संगठन वरिष्ठ कार्यालय पहुंचे और घटना की जानकारी लेने लगे। वहीं बम निरोधक दस्ता और फॉरेंसिक साइंस लैब की टीम भी मौके पर पहुंचकर जानकारी जुटाने लगी। संघ की ओर से इस मामले में चुटिया थाना के प्राथमिक दर्ज कराई गई है। शिकायत के अनुसार बताया जा रहा है कि घटना के समय कार्यालय परिसर में 20 लोग मौजूद थे, जिनमें प्रचारक, विद्यार्थी, चालक, रसोइया और अन्य कर्मचारी भी वहां पर मौजूद थे और कहा जा रहा है सभी अपने कमरे में उस वक्त सो रहे थे। धमाके की आवाज़ से उनकी नींद खुली, लेकिन तत्काल कुछ उन लोगों को समझ में आया नहीं, जिसके बाद माहौल जो है अफरा तफरी वाला हो गया। सुबह करीब 5 बजे छत पर जाने के दौरान पता चला कि संघ के एक प्रचारक ने कार्यालय में 1990 से जो संचालित है, झारखंड में इस तरीके का हमला पहली बार हुआ है और पुलिस ने मामले की जांच में कई टीमों को गठित कर लिया है। दावा है कि इस पूरे घटना का जल्द ही खुलासा किया जाएगा और इसके पीछे की साजिश का पर्दाफाश किया जाएगा। मतलब किसने क्या किया है, किसकी मंशा क्या रही है, किस हिसाब से ये सब कुछ किया गया है, ये सारा खोज पड़ताल किया जाएगा और दूध का दूध, पानी का पानी होगा। वैसे दूसरी खबर आपको बता दूं तो कोलकाता हाई कोर्ट में जो ममता बनर्जी अपनी याचिका लेकर पहुंची थी, अब वो याचिका, जी हाँ, ममता बनर्जी की खारिज हो गई है। यानी कि ममता बनर्जी को हाई कोर्ट से झटका लगा है। दरअसल दोस्तों, पश्चिम बंगाल में हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में मिली हार के आंतरिक कलह से जूझ रही तृणमूल कांग्रेस को अब कानूनी मोर्चे पर भी झटका लगा है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष रणधीर बोस के उस फैसले पर अंतिम रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसके तहत उन्होंने टीएमसी से निष्कासित और बागी विधायक ऋतंबर बनर्जी को सदन में नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता दी थी। जज कृष्णा राव की पीठ ने ममता बनर्जी के करीबी और वरिष्ठ टीएमसी नेता शोभानंद देव चट्टोपाध्याय की याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया है कि कोर्ट ने याचिकाकर्ता के पक्ष में अंतरिम आदेश देने का कोई मजबूत प्रथम दृष्टया आधार नहीं दिखा। इस वजह से इस पूरे रोक को खारिज कर दिया। अदालत ने विपक्षी दल प्रतिवादियों को 3 सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है और मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को मुकर्रर की गई है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे 4 मई को आए थे, जिसके बाद 6 मई को टीएमसी विधायकों की एक आधिकारिक बैठक हुई। उस बैठक में वरिष्ठ नेता शोभन देव चट्टोपाध्याय को नेता प्रतिपक्ष के लिए नामित किया गया और इसकी जानकारी विधानसभा अध्यक्ष के कार्यालय को दी गई। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष ने पार्टी का आधिकारिक प्रस्ताव और मिनट्स मांगे, जो है, जी हाँ, मिनट्स मांगे और इसके बाद टीएमसी ने 19 मई को दोबारा बैठक बुलाई और प्रस्ताव और विधायकों की उपस्थिति पर यानी कि अटेंडेंस शीट अध्यक्ष को सौंप दिया था। याचिका में आरोप लगाया गया है कि विधानसभा अध्यक्ष ने टीएमसी के उन आधिकारिक पत्रों और सूचनाओं को दरकिनार कर दिया। इसके बजाय उन्होंने टीएमसी के ही एक बागी गुट के विधायकों के समर्थन के आधार पर निष्कर्षता नेता ऋतंबर बनर्जी को नेता विपक्ष के रूप में मान्यता दे दी और अध्यक्ष ने इसी फैसले को शोभादेव चट्टोपाध्याय ने हाईकोर्ट में चुनौती दी, जहां पर उनको अब झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।